डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑफ फिलिक। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी से थॉरोली पढ़ेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज और सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी सारा करेंगे। अब ये चैप्टर चूँकि लंबा है तो हो सकता है कि इस चैप्टर की वीडियो 1.5 या 2 घंटे की बन जाए, तो मैं ऐसा ना करके आधे आधे घंटे के 3 या 4 पार्ट बना दूंगा, जिसमें पहले 2-3 पार्ट में इसकी सारी थ्योरी करवाऊंगा और एक लास्ट पार्ट डेडिकेटेड रखूंगा एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, वो सारा उसमें करवाऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के ऊपर। तो ये चैप्टर का नाम क्या है आपका? सॉल्यूशन। देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको उस चैप्टर के नाम को जस्टिफाई करना सीखना होगा कि एक्चुअली ये चैप्टर का नाम सॉल्यूशन क्या मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशंस होते क्या हैं? तो सॉल्यूशन आपके 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स containing 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिलेंगे और कैसा मिक्सचर बनाएंगे? होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, ऊपर से नीचे तक एक जैसा कॉम्पोजिशन। ठीक, जैसे कि आप चीनी को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो ऊपर से नीचे तक कैसा रहता है? एक जैसा रहता है, मीठा रहता है। ऐसा तो नहीं होता कि घर में कोई रिश्तेदार आता है, उसे आप बोलते हैं कि भैया ऊपर ऊपर से पीना। जब आप उसको शरबत देते हैं तो आप कहते हैं कि अंकल जी ऊपर ऊपर से पीना, मीठा लगेगा, नीचे तो फीका है। ऐसा नहीं होता ना, यूनिफॉर्म रहता है, ऊपर से नीचे एक जैसा रहता है, तो वो होमोजीनियस है। ठीक है, अब जो 2 कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर पहला कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट आपका होता है सॉल्वेंट। अब डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? तो सबसे पहला जो स्टेप है डिसाइड करने के लिए वो ये कि जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट वही हो जो सॉल्यूशन का है, जिस कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट वही हो जो सॉल्यूशन का है, वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जैसे आपने शुगर लिया और आपने वाटर लिया, आपने दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, तो अब बताओ जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? एक्वस बनेगा, है ना? तो उसकी फिजिकल स्टेट किसके जैसी है? वाटर के जैसी है, लिक्विड फॉर्म है ना? तो जो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर हो गया। यानी कि जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जैसी है वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन हम तब क्या करें जब हमारा सॉल्यूट जो है, जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हैं आप हमारे, जब हमारा सॉल्यूट और हमारे सॉल्वेंट ये दोनों क्या है? सेम स्टेट में है। ये दोनों क्या है? हमारे सेम स्टेट में हो और वही स्टेट हमारे सॉल्यूशन की भी हो, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सॉल्वेंट है? उस केस में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। उस केस में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब एक चीज़ आप याद रखना, चाहे क्वांटिटी कितनी भी ले लो, ठीक है, अगर 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट वाटर है, ध्यान से समझना, अगर जो 2 कंपोनेंट आप ले रहे हो जिनको मिला के आप होमोजीनियस मिक्सचर को आप सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर उनमें से एक कंपोनेंट वाटर है तो चाहे वाटर का अमाउंट कितना भी कम हो या कितना भी ज़्यादा हो, जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन अगर एक कंपोनेंट वाटर इस्तेमाल हो गया है तो फिर वाटर ही सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो ये बहुत बार एंट्रेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 1 लाइनर, नीट में तो खास तौर पे, तो इसलिए इनका ध्यान रखना है। अब जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है जो आपका सॉल्यूशन होता है उसका फिजिकल स्टेट। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट वही होता है जो आपका किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है। ठीक, अच्छा, अब एक चीज सॉल्यूशन का टाइप है क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। यही वो टाइप है जो आप सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे अपनी क्लास में भी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर 2 कंपोनेंट्स हो उन्हें हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है क्या क्या हो सकते हैं? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक, तो अगर मान लो आपका जो सॉल्वेंट है, अगर मान लो आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कैसा है? गैस। सॉल्वेंट आपका गैस है। अब इसमें एक बार आप क्या डालो? सॉलिड डालो। एक बार आप क्या डाल सकते हो इसके अंदर? एज ए सॉल्यूट। सॉल्वेंट अपना गैस रखो और इसमें एक बार एज ए सॉल्यूट सॉलिड डालो, एक बार एज ए सॉल्यूट लिक्विड डालो, एक बार एज ए सॉल्यूट गैस डालो। तो ये जो बनाएगा आपका सॉल्यूशन उसे बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्वेंट गैस है तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो जो आपका बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट आपका सॉलिड है तो जो आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनेगा वो क्या रहेगा? आपका सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। ठीक,
और होमोजीनियस से हमारा क्या मतलब है कि जो कॉम्पोजिशन है और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म रहेंगी मिक्सचर के थ्रू। तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट लाइन भी मार्क करवा रहा हूँ जो आपको करना है। देखिए एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि जेई मेन बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछता है और बोर्ड तो एनसीईआरटी के लेवल से जल्दी ऊपर उठता ही नहीं है। तो अगर आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर है, बैक एक्सरसाइज इंटेक्स सब कुछ क्लियर है, तो आप 90+ डेफिनेटली बोर्ड में सोच सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर, ये सब भी करना है। ठीक, चलिए, तो ये सॉल्यूट, सॉल्वेंट और बाइनरी सॉल्यूशन ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब ये जो टेबल आपको दिख रही है ना, ये आपकी बुक में भी होगी और ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लो चाहो तो। यही मैं समझा रहा था कि अगर सॉल्वेंट आपका क्या है, गैस है, और सॉल्यूट गैस हो सकता है, ठीक है, सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है। तो इन तीनों केस में सॉल्वेंट अगर गैस है तो गैसीय सॉल्यूशन, लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये उनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि कब हम गैस के अंदर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गैस हमारा सॉल्वेंट है, इसके अंदर हम अपने सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं। देखो सॉल्यूट ना कम होता है अमाउंट में और उसको सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया जाता है, तो गैस को गैस के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, लिक्विड को गैस में कर रहे हैं तो जब हम क्लोरोफिल को नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे तब। अच्छा, आप में से बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि अरे ये सब तो छोटी क्लासेज में पढ़ के आ चुके हैं सर, फिर भी बता रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से किसका बेसिक कितना स्ट्रांग है कितना नहीं, तो मैं एक बार शुरू से बता रहा हूँ। अगर कोई पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे से आता है या पता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जो सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है पावरफुल, और डाइल्यूटेड का मतलब होता है वीक, पतला। जैसे सपोज करो कि आपको बनाना शेक पीना है, ठीक है, और आपने अपनी मम्मी को बोला मम्मी बनाना शेक बना दो। मम्मी ने 1 लीटर दूध के अंदर 4 बनाना डाल दिया और शेक बना दिया। अब अगर आप उसके अंदर यहाँ पे जो बनाना है वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो मिल्क है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है। ठीक है, अब मम्मी ने पहले इसके अंदर 4 बनाने डाल दिए थे, ठीक है। अब अगर मम्मी ने इसके अंदर 2 बनाना और डाल दिया, पहले 4 थे 1 लीटर दूध में, अब 2 बनाना और डाल दिया, तो अब जो आपका शेक बनेगा वो ज़्यादा गाढ़ा बनेगा या कम बनेगा? ज़्यादा गाढ़ा बनेगा, क्योंकि केला बढ़ गया, बनाना बढ़ गया है या नहीं है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ा है। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ता है तो क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, वो कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड होना, ज़्यादा गाढ़ा होना, कंसंट्रेटेड होता है। और अगर यहीं पे आपने क्या किया, पहले आपके पास 4 बनाना था, 1 लीटर दूध था, आपने उसमें 1 लीटर दूध और डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा शेक, है या नहीं है। तो आपने डाइल्यूट किया। तो जब कभी भी डाइल्यूट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते हैं, और जब हमें कंसंट्रेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते हैं। ठीक है, अब जो कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो ये याद रखिएगा, ये कंसंट्रेशन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। अब कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन उसका क्या होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज मास परसेंट, मतलब W/W, इसको ऐसे वेट बाय वेट बोलते हैं, ठीक है, मास परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जिस भी कंपोनेंट का आप मास परसेंट निकालना चाहते हो वो उसका, उस कंपोनेंट का कितना मास है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, अपॉन टोटल मास इनटू 100। जैसे मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है 100 मिलीलीटर का, इसके अंदर 2 कंपोनेंट है ए और बी, ए है 20 और बी है 80। तो ये ए है 20, बी है 80। अब मान लो आपको यहाँ पे ए का मास परसेंट निकालना है, तो आप क्या करो, ए का जितना अमाउंट है वो ऊपर लिख दो 20, नीचे टोटल लिख दो, जो आपका सॉल्यूशन का टोटल है 100 इंटू 100, तो ये हो गया 20%। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन आपने निकाला, एक्सप्रेस किया, और कौन सी क्वांटिटी में, मास परसेंट के टर्म्स में। ठीक है, ऐसी आपका वॉल्यूम परसेंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मास परसेंट जब आपने लिया ना, जैसे वेट बाय वेट लिया, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूट भी वेट के टर्म्स में लेना पड़ेगा, सॉल्वेंट भी वेट के टर्म्स में लेना पड़ेगा। मैंने आपको मिलीलीटर में दे के समझा दिया, वो एग्जाम्पल एक्चुअली वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का होगा। मतलब अगर आप दोनों को मिलीलीटर में लेते हो तो ये तो वॉल्यूम की क्वांटिटी हो गई ना, जब आप वेट की क्वांटिटी लोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को आपको ग्राम में रखना पड़ेगा। ऊपर वाली जो क्वांटिटी है, जिस कंपोनेंट की आप बात करें उसको भी ग्राम में लोगे, और नीचे जो टोटल है उसको भी आप ग्राम में लोगे। यही अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो ऊपर जो कंपोनेंट वहाँ क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, नीचे भी वॉल्यूम ही लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, है ना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पहले भी आपने कर रखी होगी, नहीं की हुई है तो ध्यान से देखिए। ठीक, तीसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंट।
तीसरा क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी इसको हम वेट बाई वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो फार्मेसी वगैरह में ये इस्तेमाल की जाती है। अगला है पार्ट्स पर मिलियन, ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इसको बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं इसको, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कि हम ये देखते हैं कि जब कभी भी कोई सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है, तो इसके जो कंसंट्रेशन को है हम कन्वर्ट कर देते हैं पार्ट्स पर मिलियन में या पीपीपी में। इसमें क्या होता है, अब जैसा ऊपर आपने फॉर्मूला पढ़ा, सेम सब कुछ सेम करेंगे। जिस कंपोनेंट का निकालना है ऊपर उस कंपोनेंट का नंबर, नीचे टोटल पार्ट्स कितने हैं, और मिलियन के लिए क्या हो जाएगा, 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। न्यूमेरिकल वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 1 मिलियन में 1 मिलियन अगर टोटल है तो उसके अंदर हमारा सॉल्यूट कितना पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला है मोल फ्रैक्शन। तो क्लास 11th में भी आपने जो पहला चैप्टर है उसके अंदर भी आपने मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और ये सारी चीज़ें जरूर पढ़ी होंगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक के नंबर ऑफ मोल है Na, दूसरा का नंबर ऑफ मोल है Nb, और अब मेरे से पूछा जाए कि आप मोल फ्रैक्शन निकालो कंपोनेंट A का, तो मोल फ्रैक्शन को XA, ऐसे XA से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हमेशा X से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो सबस्क्रिप्ट है A, ये आपका उस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आपको A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर आप A के नंबर ऑफ मोल लिखो और नीचे आप टोटल नंबर ऑफ मोल लिखो। तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होता है, दोनों मोल के कंपोनेंट को सम कर दो, वो टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। तो ये XA इक्वल टू Na प्लस Nb हो गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बी वाले कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, XB, तो ये क्या हो जाएगा आपका Na प्लस Nb। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कोई भी आपका सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है A और B, ठीक है, और उनका जो नंबर ऑफ मोल है वो है Na और Nb। जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या हो गया आपका XA XB। तो जो मोल फ्रैक्शन होते हैं ना, जितने भी कंपोनेंट हो, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हो, उन सबके जो मोल फ्रैक्शन होंगे ना, उनका सम मिला के हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे तो दो ही कंपोनेंट थे तो हमने दोनों का सम 1 के बराबर कर दिया। मान लो अगर यहाँ पे 10 कंपोनेंट होते तो हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ऐसे x10 तक जाते और उन सबका सम 1 के बराबर ही रहता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, बोर्ड में भी 1 नंबर में पूछ लेता है, एंट्रेंस में भी पूछ लेता है 1 नंबर में। देखिए वही चीज़ें आगे लिखी गई हैं, वही चीज़ें आगे लिखी गई हैं। ठीक, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आप सबके डाउट लेने की जितने ज़्यादा मैं कर पाऊँ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अभी इसको बता देता हूँ। वैसे मैं क्वेश्चंस की अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी टॉपिक समझा रहा हूँ तो कराते हुए चलता हूँ। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको पता है इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला C2H6O2 होता है। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। कह रहा है कि आप इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालो। कहाँ पे, एक सॉल्यूशन में। अरे भैया मोल फ्रैक्शन निकालना है मतलब किसी सॉल्यूशन में ये कंपोनेंट है, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल भी एक कंपोनेंट है, वो घुला हुआ है। अब हमें ये निकालना है कि उस सॉल्यूशन में कितना इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो सबसे पहले तो हमें बोल रखा है कि वो जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो 20% बाई मास है, उसमें क्या है 20% बाई मास है। ठीक, तो हम ये मान के चलते हैं, ये स्ट्रेटजी होती है कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो टोटल कितना है 100 ग्राम है। ठीक है, स्ट्रेटजी है ये कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो टोटल कितना है। आप किसी भी अमाउंट, कितना भी अमाउंट मान सकते हो, लेकिन 100 लेते हो ना तो सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो हम टोटल सॉल्यूशन को मान लेते हैं 100 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम मान लेते हैं तो इसमें C2H6O2 कितना है, तो ये 20% है, तो 100 का 20% कितना हो गया 20 ग्राम। अच्छा, जब नॉर्मल आपको सॉल्यूशन बोला गया हो और सिर्फ एक ही कंपोनेंट सॉल्यूट दिया गया हो तो आप सॉल्वेंट अपने आप वाटर को ले लो। किसको ले लो, वाटर को ले लो। और अगर एक्वस बोला गया है फिर तो सॉल्वेंट वाटर है ही है, और अगर नहीं भी बोला गया है, सिर्फ एक कंपोनेंट दिया गया है, तो आप सॉल्वेंट वाटर को ही लो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टोटल 100 ग्राम है, तो जिसमें से 20 ग्राम आपका क्या है, 20 ग्राम आपका जो सॉल्यूट है वो है, क्योंकि गिवन है 100 का 20% ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, और बचा हुआ जो 80 ग्राम हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब हम क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो जो इथाइलिन ग्लाइकोल है जिसका फॉर्मूला C2H6O2 है, उसका मोलर मास कितना हो जाएगा। अच्छा, मोलर मास हम क्यों निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए ना, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb।
है ना, यही फॉर्मूला बताया था। यानी कि मुझे Na के भी मतलब कंपोनेंट A के भी नंबर ऑफ मोल चाहिए, जो यहाँ पे हम इथाइलिन ग्लाइकोल को मान लेते हैं, और B वाटर को मान लेते हैं, तो हमें उसके भी नंबर ऑफ मोल निकालने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोलर मास निकालते हैं। तो C2H6O2 का मोलर मास निकालना आप लोगों को बहुत अच्छे से होगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 × 2 24, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 6 6, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 × 2 32। तो ये सारा ऐड करके आपका 62 आ गया, 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मोल निकालना है। ठीक है, तो टोटल 62 ग्राम होता है। कितना होता है इसका नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। जिनको नहीं याद है या जो भूल गए हैं वो याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो यहाँ गिवन वेट कितना है? 20%, यानी 20 ग्राम, क्योंकि हमने टोटल 100 ग्राम ले लिया था। ठीक है, तो 20 ग्राम ये गिवन वेट है। और मोलर वेट कितना है? 62। तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया और डिवाइड करके 0.322 मोल आ गया। ये हमारा नंबर ऑफ मोल निकल गया। किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। ये पहला कंपोनेंट है। इसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट जो कि हमारा वाटर है, उसके भी हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो वाटर हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना ग्राम है? तो 20 ग्राम ये था और 80 ग्राम वाटर था। तो ये गिवन वेट हो गया अपॉन मोलर वेट। तो वाटर का मोलर वेट कितना होता है? मोलर मास 18। तो 80/18 करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.44 मोल। ये हमारे क्या आ गए? दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल आ गए। अब हमसे क्या पूछा गया है? इस वाले कंपोनेंट का, इथाइलिन ग्लाइकोल के क्या मोल फ्रैक्शन। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन पूछा गया, तो मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ग्लाइकोल लिख दिया। और इसके बाद हमने क्या किया? ऊपर क्या करेंगे? जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके नंबर ऑफ मोल लिखेंगे। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल लिखेंगे दोनों कंपोनेंट का। ठीक है, तो हमें दे रखा है उन्होंने, ठीक, कि अभी हमने सॉल्व करके निकाला कि 0.322 मोल है किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का निकाला हमने, वो ऊपर डाल दिया और नीचे हमने दोनों के मोल डाल दिए, ऐड कर दिया और ऐड करके फिर डिवाइड करके ये वैल्यू हमारी इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल की आ गई 0.068। ठीक है, अब हमें वाटर का मोल निकालना है, तो हम सेम इसी तरीके को फॉलो करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। तो अगर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हमें पता लग गया तो 1 में से माइनस कर देंगे तो दूसरे का भी हमें क्या होगा? मोल फ्रैक्शन पता लग जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ उन्होंने नीचे भी की है, दोनों तरीके से करके दिखाया। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए, दोबारा से ये एग्जाम्पल सुनिए। ठीक है, पूरा देखिए तरीके से। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड कम लग रही है तो आप इसको 1.25 या 1.5 फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर फास्ट लग रही है थोड़ा स्लो करके रोक रोक के देख लो। ठीक है, हर बच्चे का अपना हिसाब होता है। ठीक, अगला होता है मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आपके सॉल्यूट डिजॉल्व किए गए हैं, वो मोलैरिटी होती है। ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मोलैलिटी होती है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आपका, मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब देखिए मोलैरिटी का ना ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से भी लिखना आपको सिखाता हूँ, ध्यान से समझना। ये जो मोल ऑफ सॉल्यूट है इसको आप क्या लिख सकते हो? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? अभी ऊपर बताया, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, है या नहीं है? किसका? सॉल्यूट का। गिवन वेट, ऊपर भी सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वो किसके मोल है? सॉल्यूट के मोल है। तो ये जो ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? इसमें, इस फॉर्मूले में, है या नहीं है? और उसके बाद नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को मैंने क्या कर दिया? एज इट इज रहने दिया, बस उसको मिलीलीटर में चेंज कर दिया। तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा? जल्दी बताओ। अगर लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है तो क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है या नहीं है? तो यानी ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब आप ये पूरा डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। अच्छा, ये पूरा किस में चल रहा है? ग्राम में चल रहा है, क्योंकि मैंने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बिल्कुल रट लो, क्योंकि आप इंट्रेंस में, नीट में, जेई में, कहीं भी आप पढ़ोगे यही आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ना लीटर में या
किलोग्राम में नहीं रहेंगे, क्वेश्चन मिलीलीटर और ग्राम में रहेंगे, और वहाँ आपको फिर वो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करके निकलेगा आपका। ठीक है, बहुत इस्तेमाल होता है ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पेपर में आपसे एक चीज़ पूछी जाती है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आउट ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, कौन ऐसा होता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मोलैरिटी वो क्वांटिटी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, मैं जब इंट्रेंस की वीडियो डालूंगा इस चैप्टर की, आप देखना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे इंट्रेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट? क्योंकि इसके अंदर होता है वॉल्यूम, इसके एक्सप्रेशन के अंदर होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे जो एग्जांपल्स आते जा रहे हो मैं साथ साथ करवाता जा रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक, एग्जाम्पल 2.2, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अब देखो, हम ना अपने हिसाब से निकालते हैं अपने तरीके से। तो हमें मोलैरिटी पूछा है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मोलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो एक चीज़ समझो जरा कि यहाँ जो वेट और मोलर वेट है ये किसका है? ये सॉल्यूट का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फॉर्मूला अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखते चलो। देखो, जब भी क्लास लेने आओ, आप वीडियो देखो तो साथ में कॉपी खोल लो। ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट जो लगे उसको आप लिख लो साथ साथ। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो ऊपर क्या था? हमारा वेट था। तो वेट, गिवन वेट कितना है? 5 ग्राम है, तो हमने लिख दिया 5 ग्राम अपॉन मोलर वेट। तो मोलर वेट आपका कितना है? तो NaOH का मोलर वेट आप निकाल लोगे, है ना? कितना होता है NaOH का मोलर वेट? तो आप पुट करो NaOH का और सारी वैल्यूज पुट करके इसका मोलर वेट निकाल लो। ठीक, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? निकाल लोगे मोलर वेट। ठीक, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दे रखा है 450। ठीक है, फिर निकाल लो ना, ये भी वैल्यू 23, 6 ऑक्सीजन का आपका 16 और हाइड्रोजन का 1, 6 3 9 1 10, 0 2 1 3 1 4, 40 हो गया। ठीक है, तो 5 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 450 ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तो अब वैल्यूज़ कट करो इनको। ठीक है, कट करो, अब अपना कट कर लेना और वैल्यू निकाल लेना, डायरेक्ट 1 लाइन में आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया कि पहले यहाँ इसको मिलीलीटर को लीटर में चेंज किया और फलाना ठिकाना, स्टेप्स बढ़ गए ना, स्टेप्स बढ़ गए बिना बात के। देखो, इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है ना, जो डेफिनेशन होती है, वहाँ से जो फॉर्मूला आता है मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो किया इन्होंने। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसके अंदर मैंने क्या बोला आपको कि लीटर में नहीं होगा, मिलीलीटर में होगा, किलोग्राम में नहीं होगा या मोल में नहीं होगा, ग्राम में रहेगा। तो आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया वो डायरेक्ट अगर पता होना चाहिए, और सारी बुक्स में लिखा हुआ है, जो भी आपकी रेफरेंस की बुक है सबके अंदर वो फॉर्मूला है। ठीक है, उसी तरीके से प्रेफर करते हैं, तो आप सॉल्व करके निकाल लेना, आंसर सेम आएगा। अगला है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी क्या है? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना, वहाँ मोलैरिटी में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, यही अंतर है। और इसी वजह से ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की कोई क्वांटिटी आती ही नहीं है। मान लो जैसे आपका जो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 kg है। ठीक है, तो अब टोटल यहाँ पे 100 kg है, तो अगर सॉल्यूट आपका 20 kg होगा तो जो सॉल्वेंट होगा आपका कितना होगा? 80 kg होगा, है या नहीं है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और सॉल्वेंट का 80 kg डालोगे, ना कि सॉल्यूशन का 100। समझ आ रही बात या नहीं आ रही है? तो यहाँ सॉल्वेंट का मास इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अभी आगे एग्जाम्पल है ही, उसके थ्रू ये क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। बस ये समझ जाओ, मोलैलिटी क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल 2.3 क्या कहता है? कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड पता है क्या होता है? CH3COOH। छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो तो कोई दिक्कत होगी नहीं इसके अंदर, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी टाइप की। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमें क्या बोला गया है कि
2.5 ग्राम है इथेनोइक एसिड का, है ना, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी कि अब देखो यहाँ पे भी हम ना मोलैलिटी के फॉर्मूले को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको मोलैलिटी के फॉर्मूले को भी बिल्कुल उसी तरीके से चेंज करना सिखाता हूँ। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह आप क्या लिख सकते हो, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, है या नहीं है। और ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है इसको क्या करो, आप कन्वर्ट कर लो केजी से ग्राम में, केजी से किस में करो, ग्राम में कन्वर्ट कर लो और वैल्यू पुट कर दो। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, नॉट इन केजी, ठीक है। और इधर जो वेट और मोलर वेट है ना, ये किसका है, ये सॉल्यूट का है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि फिर आपको बता रहा हूँ ग्राम में रहेगा, केजी में नहीं रहेगा। जो आपका फॉर्मूला है वो केजी में है और डायरेक्ट मोल पूछा है, लेकिन आपको डायरेक्ट सॉल्यूट का मोल नहीं गिवन होगा, आपको ऐसे ग्राम गिवन होगा, ऐसे सॉल्वेंट का ग्राम में गिवन होगा। तो आप वो फॉर्मूला पढ़ो जो डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। चलिए करते हैं जरा। तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड का आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, क्योंकि मोलर मास पुट करना है ना। गिवन वेट कितना हो गया 2.5, फॉर्मूले में पुट कर दो ना 2.5 अपॉन मोलर वेट, तो कितना हो जाएगा मोलर मास, यहाँ इन्होंने निकाल ही रखा है। और CH3COO, ये जो C2H4O2 लिखा है ना, वो एक्चुअली उन्होंने इसी को लिखा है, कंडेंस फॉर्म में कर दिया है। CH3COOH को ही कंडेंस फॉर्म में कर दिया। 2 कार्बन है ना, तो लिख दिया C2, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो H4 और 2 ऑक्सीजन है तो O2, सेम चीज़ है वो, ठीक है। तो उसका कितना आ गया आपका 60 आ गया। वैल्यू पुट करके ऊपर भी मोलर मास निकालना बताया ही है, तो उस तरीके से आ गया आपका। तो 2.5 ग्राम, फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो 2.5 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन कितना है सॉल्वेंट का 75 ग्राम। कुछ नहीं करना, बस इनको सॉल्व कर लेना, आप काटा पीटी करो, अपना तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। और सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आता है वो निकाल लो, सेम आएगा, जो इनका आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक देख लीजिए। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। आप क्या करिएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। यकीन मानिए ये सारे आपसे बन जाएंगे, और अगर नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा आपको। और इवन मैं इनके लिए बार बार कह रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो ही डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में यहीं रहने देता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको सॉल्युबिलिटी से पढ़ाऊँगा और आगे चलूँगा, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो लंबी बन जाए और 6-7 पार्ट बनाने पड़ जाए, लेकिन मैं छोटे छोटे पार्ट ही बनाऊँगा ताकि आप आसानी से समझो और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अगली क्लास में सॉल्युबिलिटी से पढ़ाएंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तब तक ऊपर सारा अच्छे से करके, और जो आपकी ये इन टेक्स्ट है इनको भी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।